प्यारे बच्चों, मैं आपको एप्सेक्स ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। ये काम करेंगे जिसका सफ़ा नंबर 54 और 55 है, यूनिट 16 है और सबक का नाम इमली का दरख्त है। हम इमली के दरख्त पर तबादला ख्याल करेंगे और इसके लिए तबादला ख्याल करने के बाद सवाल नंबर 8 मुज़क्कर मोनस की निशानदेही करते हुए जुमले बनाएंगे। इस सबक को पढ़ने, तबादला ख्याल करने, सवालात के जवाबात देने के लिए हमें दरसी कुतब, इंटरनेट और मोबाइल जैसे ज़राए दस्तयाब हैं। सबक का तारुफ यानी मैं आपको थोड़ा सा इसका खुलासा बताऊंगी कि इस सबक का नाम इमली का दरख्त है और इसके मुसन्निफ़ का नाम बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक है। इस सबक का मरकज़ी ख्याल ये है कि जब किसी कौम के अखलाक बिगड़ जाएं और इनमें हक गोई, इखलाकी जुर्रत और कुव्वत ईमानी ना रहे तो इस कौम की जड़ें खोखली हो जाती हैं। इस सबक में एक गांव में लगे हुए इमली के दरख्त के बारे में बताया गया है कि वो बहुत पुराना था और लोगों को बहुत ज़्यादा अजीज़ था। गांव के सरदार, मुसाफिर और बंजारे इसके साए में आकर बैठते थे। एक रात ज़ोर की आंधी आई और इमली का दरख्त गिर गया, लेकिन इसके साथ नीम का दरख्त था, वो बिल्कुल ठीक था। लोगों ने आंधी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये दरख्त क्यों गिरा। इस दरख्त की जड़ें खोखली हो चुकी थी। इसी तरह अगर किसी कौम के इखलाक बिगड़ जाएं और वो कौम के मफाद के बजाय अपना सोचें, तो इनमें सच बोलने और ईमान की कुव्वत बाकी ना रहे तो ऐसी कौम की जड़ें भी खोखली हो जाती हैं और मुल्क तबाही की तरफ चला जाता है। तो बेटा जी, आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका नाम है इमली का दरख्त। इमली का दरख्त पढ़ाने के साथ जो हमारे मकासद हैं उसमें ये है कि तलबा नए और मुश्किल अल्फाज का मफहूम दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से अदायगी के काबिल होंगे। तलबा बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के बारे में जान सकेंगे। तलबा कौमी मफाद की अहमियत, खल्क़े खुदा को लूटने के नुकसानात, इंसाफ, कुव्वत ईमानी और हक गोई पर तबादला ख्याल करने के काबिल होंगे। तलबा तज़कीर व तानीस की शनाख्त कर सकेंगे। तदरीसी मकासद से तलबा की जिन महारतों को फ़रोग़ हासिल होगा उनमें दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंदख्वानी, इखलाकी इक़दार की नशोनुमा, तकरीरी और तहरीरी और तफ़हीमी महारतों की नशोनुमा होगी। सबक शुरू करने से पहले मैं आपको मुसन्निफ़ के बारे में बताऊंगी कि इमली के दरख्त के मुसन्निफ़ का नाम बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक है। मौलवी अब्दुल हक साहब हापुड़ ज़िला मेरठ के रहने वाले थे। अलीगढ़ कॉलेज में तालीम हासिल की। क़याम पाकिस्तान से पहले आपने हिंदुस्तान भर में उर्दू की खिदमत में नुमाया हिस्सा लिया। कौम ने इनको इनकी खिदमत पर बाबाए उर्दू का खिताब दिया। आप कराची में उर्दू कॉलेज के बानी भी थे। आपने 16 अगस्त 1961 को वफात पाई। जी, आपने इमली का दरख्त पढ़ा, उसकी बुलंदख्वानी की और यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। और ये साथ ही इमली का दरख्त भी है और इमली भी है, ताकि आपको पता चल जाए कि इमली का दरख्त कैसा होता है और इमली कैसी होती है। ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें आप देखेंगे कि दरख्त की जड़ें खोखली हो जाए तो दरख्त कैसे गिर जाते हैं। मुखिया, इसका मतलब है सरदार। दूसरे नंबर पे है चौपाल। चौपाल कहते हैं गांव में वो जगह जहां मेहमान ठहरते हैं या बैठक। बंजारे, बंजारे बेटा कहते हैं गलियों में घूम फिर कर गाना गाने वाले। अगला लफ्ज है जोहड़। इसका मतलब है बारानी तालाब। बारानी कहते हैं जब बारिश होती है तो बारिश के पानी से जो तालाब भर जाते हैं उन्हें जोहड़ कहते हैं। अगला लफ्ज है दोष। इसका मतलब है इल्जाम या कसूर। इक़्तिदार, इसका मतलब है हुकूमत या इख्तियार। जी बेटा जी, अगला लफ्ज है हवस यानी लालच।
ज़ोफ़ कमज़ोरी, इंतशार घबराहट या परेशानी। आखिरी लफ्ज़ है दुश्वार यानी मुश्किल। जी बच्चों, इस सबक में सबसे जो अहम नुकात हैं जिन पर तबादले ख्याल करना है वो है कौम के इखलाक। अब कौम के इखलाक क्या होते हैं, यानी कौम जो होती है वो फर्द से बनती है और एक इंसान में कौन कौन सी बुराइयां और अच्छाइयां होती हैं, यानी वो सच बोलता है, उसके बाद सच बोलने के साथ साथ वो अल्लाह ताला पर ईमान लाता है, गाली गलौज नहीं करता, बड़ों का एहतराम करता है, तहजीब याफ्ता होता है, अमानत में खयानत नहीं करता। लेकिन अगर यही चीजें दूसरी जानिब तब्दील हो जाएं, यानी सच झूठ में तब्दील हो जाए, लोग अल्लाह पर ईमान ना लाएं, गाली गलौज करें, बड़ों का एहतराम ना करें, तो क्या होता है, माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाता है, कौम के इखलाक बिगड़ जाते हैं। इसके बाद आता है कि लोग अपने जाती मुफाद को ज्यादा तरजीह देते हैं और वो कौम को नहीं कुछ भी समझते और कौम ये समझते हैं कि जो कुछ है हम हैं। उसमें अगर कोई सियासी लीडर है यानी कोई सियासी हुक्मरान है तो वो भी सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो अगर कौम का नुकसान होता है तो वो उनको कोई फिक्र नहीं होती और वो सिर्फ और सिर्फ खल्के खुदा को लूटते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर कोई शख्स वजीर आजम है या सियासी कायदीन है या मजहब का अलमबरदार है तो उसमें अगर वो अपने जाती फायदे के तहत बोलना शुरू हो जाता है तो कौमों का नुकसान शुरू हो जाता है। इसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ है कि वो है इंसाफ। अगर हम इंसाफ से काम नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारा माशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि तुम में से पहली कौमें इसीलिए तबाह बर्बाद हुई क्योंकि उनमें से जब भी कोई ताकत वाला जुर्म करता तो उसको छोड़ दिया जाता, जब कोई कमजोर जुर्म करता तो उसको सजा दी जाती। अब क्या होता है कि जब इंसाफ उठ जाता है तो तीन किस्म की इलामात सामने आती हैं। सबसे पहला है हक गोई। हक गोई होता है सच बोलना। जब आप में सच बोलने की कुव्वत आ जाए तो आप समझें कि आप इस अवाम को जो है वो आप कह लेंगे उनको फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन जब इंसाफ खत्म हो जाता है, हक गोई खत्म हो जाती है, सच बोलने की कुव्वत खत्म हो जाती है तो क्या हो जाता है, माशरे में बिगाड़ शुरू हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जाबिर हाकिम के सामने कलमा हक कहना असल जहाद है और जब आप हक गोई से महरूम हो जाते हैं, आपको समझाने वाला कोई नहीं होता तो माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाता है। दूसरा लफ्ज आपके पास आता है कुव्वत ईमानी। जब इंसान का ईमान कमजोर हो जाता है तो इंसान कमजोर हो जाता है, इंसान का किरदार कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें अपने ईमान की कुव्वत को हमेशा कायम रखना चाहिए। आपके पास है इखलाकी जुर्रत। इखलाकी जुर्रत कहाँ होती है, जहाँ इंसान के अंदर सच होता है, ईमान होता है, निखार होता है। जहाँ इंसान अंदर से हार जाए तो वो डरपोक हो जाता है, बुज़दिल हो जाता है। इसलिए हमें अपने अंदर इखलाकी जुर्रत पैदा करनी चाहिए ताकि हम बुरे लोगों का मुकाबला कर सकें। जी, अगला जो अहम नुक्ता है वो है कौमी मुफाद की अहमियत। बेटा जी, कौमी मुफाद से क्या मुराद है? कौमी मुफाद से मुराद है कौम का फ़ायदा। और जब इंसान कौम के बारे में सोचेगा तो मुल्क तरक्की करेगा और अगर कोई हुक्मरान अपने मुल्क को बेहतर तरीके से चलाएगा, ऐसा तरीके से आवाम के मसाइल को हल करेगा तो कौम को फ़ायदा होगा, कौम तरक्की करेगी और माशरा खुशहाल होगा। लेकिन अगर मुल्क के फ़ायदे के लिए लोग सोचेंगे तो मुल्क में इंतशार और निफाक नहीं पैदा होगा, लोगों की ज़िंदगियां दुश्वार नहीं होंगी, लोग तरक्की करेंगे और दूसरे ममालिक के शाना बशाना चल सकेंगे। और जब सब लोग मिलकर मुल्की मफाद के बारे में सोचेंगे, इस पर अमल करेंगे तो मुल्क ताकतवर होगा और मुल्क की जड़ें भी मजबूत होंगी। जी बच्चों, अब हमने अहम नुकात को तबादला ख्याल किया। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 8 है। मदरजा ज़ैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि जिससे पता चल सके कि ये अल्फाज मुज़क्कर हैं या मुअन्नस।
سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس مشورہ. مشورہ لفظ مذکر ہے کیونکہ مشورہ کیا جاتا ہے. اگلا لفظ ہے نشان. نشان مذکر. آندھی مونس. صبح مونس. حال حال معلوم کیا جاتا ہے اس لیے یہ مذکر ہے. قوم ہوتی ہے تو یہ مونس ہے. گاؤں گاؤں مذکر ہے. سال مذکر. دعا مونس. یہ میں نے آپ کو اس کے مذکر اور مونس بتائے ہیں. اب ان کی مدد سے آپ نے خود سے جملے تحریر کرنے ہیں. سوال ہے آپ کے پاس کہ آپ کے خیال میں کسی قوم کی جڑیں کس طرح کھوکھلی ہوتی ہیں؟ جی بیٹا جی، میرے خیال میں کسی قوم کی جڑیں اس طرح کھوکھلی ہوتی ہیں کہ اگر قوم میں بگاڑ پیدا ہو جائے، قوم میں انصاف نہیں ہوگا، حق گوئی نہیں ہوگی اور اخلاقی جرت نہیں ہوگی، ملک میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، تو اس طرح ایسی قوم کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی. اور اگر کوئی ذرا سا بھی ان کو نقصان پہنچائے گا تو وہ قوم تباہ ہو سکتی ہے. کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو گیا ہے؟ جی ہاں، میرے خیال میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں پر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. لوگوں میں بہت سی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں. جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، عدالتوں میں انصاف نہیں کیا جاتا، غریب لوگوں کی کوئی سنتا نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرتا ہے. تو ان تمام برائیوں کو لے کر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو گیا ہے. جی، تیسرا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ اخلاقی بگاڑ کا شکار ہے تو اس میں ہمارا قصور ہے یا معاشرے کا؟ میرے خیال میں ہمارا قصور ہے، کیونکہ ہم سے ہی یہ معاشرہ بنتا ہے، تمام افراد سے یہ معاشرہ بنتا ہے. اگر اس میں رہنے والے تمام افراد ٹھیک ہو جائیں، آپس میں پیار محبت سے رہیں، ان میں اخلاقی بگاڑ نہ ہو، ان کی تمام عادات اچھی ہوں اور وہ اپنے ملک کی مفاد کی خاطر کام کریں، تو اس میں ہمارا معاشرہ بہت حد تک بہتر ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں ایک طالب علم کا اخلاقی بگاڑ کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ایک طالب علم کا اخلاقی بگاڑ یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اسکول کا کام وقت پر نہیں کرتا، اسکول وقت پر نہیں آتا، نقل کرتا ہے اور اسکول آنے کے بجائے باہر کہیں دوسری جگہ بھاگ جاتا ہے. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ایسا طالب علم استاد کی نظروں میں گر جاتا ہے، وہ اپنے ہم جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے، وقت کی پابندی نہ کرنے سے اس کا بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے اور وہ دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جاتا ہے. اور یہاں پر 2 عدد سرگرمیاں ہیں، یعنی آپ کا تحریری کام ہے. پہلا سوال ہے کہ املی کے درخت سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ایک پیراگراف تحریر کریں. سوال نمبر 2 ہے، اگر قوم کے اخلاق بگڑ جائیں تو کون کون سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں؟